आपने पिछले एपिसोड में देखा कि सुनैना कम्मो को थाने लेकर गई, लेकिन वहां से भी कम्मो निराश लौट आई। कम्मो, जो मेरे वश में था मैंने किया, अब तुम अपनी राह देखो। मुझे मेरी दुकान देखनी है। जिस बस में मैं आई थी, अगर वही बस मुझे मिल जाए तो मैं उसी बस में वापस चली जाऊंगी, क्योंकि वह बस तो हमारे गांव के बस अड्डे पर ही रुकती है। पगला गई हो क्या? सुबह से शाम तक न जाने कितनी बस चलती हैं। वैसे अपने गांव का नाम जानती हो? बस को तो मैं नहीं पहचानती, घूंघट में जो थी, लेकिन मेरे गांव का नाम जनकपुर है। तो जाओ, जो बस जनकपुर के लिए जाती हो उसमें बैठ जाओ। कम्मो को सड़क पर एक बस दिखाई पड़ी और वो उसी में चढ़ गई। टिकट टिकट टिकट। टिकट नहीं चाहिए, हमें सिनेमा नहीं जाना, जनकपुर जाना है। लगता है पहली बार बस में बैठी हो। वैसे भी मुझे फूकट में तुम्हें सिनेमा दिखाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, टिकट ना सही, बस में बैठने का भाड़ा दे दो। भाड़ा? हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तो उतरो बस से, और जब भाड़ा हो तब बस में बैठना। कंडक्टर ने कम्मो को बस से उतार दिया। वह रोती हुई इधर उधर देखती रही। वह सोचती रही कि अगर उसके पास पैसा होता तो वह घर पहुंच गई होती। अब पहले पैसा कमाना पड़ेगा, तभी वह बस का भाड़ा देकर अपने गांव पहुंच पाएगी। लेकिन पैसा कमाने के लिए करेगी क्या? काश उसके माँ बाबूजी ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया होता और उस पर ये घूंघट का बोझ न डाला होता। अजय ने भी कम्मो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसे वह कहीं नहीं मिली। थाने में भी रिपोर्ट लिखाई, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अजय अपनी माँ दुर्गा से बोला, माँ, अब कहाँ ढूंढे उसे? पता नहीं बस से वो कहाँ उतरी होगी। मैं तो कहती हूँ बिटवा कि अखबार में इश्तेहार दे दो। शक्ल देखी हो तब ना इश्तेहार दूं। पूरी शादी में एक भी फोटो बिना घूंघट के नहीं खिंचवाया, और आप लोगों ने भी तो उसे नहीं देखा। सोच रहा हूँ उसके मायके खबर भेज दूं कि कम्मो लापता है। ना ना, ऐसा मत करना। उन्हें पता चला कि उनकी बिटिया लापता है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि उसका ख्याल नहीं रखा। बदनामी होगी सो अलग। उधर कम्मो के पास सुनैना के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह उसके पास जाकर बोली, दीदी, हमें यहीं रख लो, हम आपकी दुकान की साफ सफाई कर दिया करेंगे। 1000-2000 रुपया जुड़ते ही हम वापस चले जाएंगे। मेरी दुकान पर ऐसा कोई काम नहीं है। मैं तो चाय पराठा बनाकर बेचती हूँ और वो काम मैं खुद अच्छे से कर लेती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मुझे मठरी, नमकीन, मिठाइयाँ और कई सारी चीजें बनानी आती हैं। मैं वो बनाऊंगी तो तुम्हारी बिक्री 4 गुना बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से मुझे पैसे दे देना। चलो ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो रख लेती हूँ। अब कम्मो रोज सुनैना की दुकान पर नाश्ता बनाती और सुनैना की अच्छी खासी बिक्री हो जाती। सुनैना एक दिन के उसे रोज 50 रुपए पकड़ा देती। एक दिन सुनैना बोली, कम्मो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें जानबूझकर बस में छोड़कर चला गया? क्या पता दीदी, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, किसी के दिल की क्या जानूं। पर माँ बाबूजी तो मुझे ढूंढते होंगे ना। क्या पता तुम्हारे पति ने उन्हें ये बता दिया हो कि तुम ही उसे छोड़कर भाग गई। कम्मो ने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। वह डर गई कि अगर ऐसा हुआ तो उसके घर जाने पर उसके माँ बाप उसे जान से मार देंगे, क्योंकि उनके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। अब तो उसके घर जाने की इच्छा भी जाती रही। कम्मो ने सोच लिया कि अगर उसे अपने माँ बाबूजी का मान और अपनी इज्जत रखनी है तो वो सीधे ससुराल ही जाएगी। दीदी, ऐसा कोई तो जतन बताओ जिससे हम अपनी ससुराल पहुंच सके। कोई तांत्रिक, कोई बाबा हमें हमारी ससुराल पहुंचा दे। सुनैना को एक बाबा की याद आई। वह कम्मो को उसके पास ले गई। कुछ देर बाद आंख बंद करने के बाद बाबा ने कहा, बड़ी दुखियारी है लड़की। तेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में तुझे छोड़ गया है। क्या? बाबा, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी करना है मुझे करना है। मुझे एक हवन करना पड़ेगा जिसमें 1000 रुपए का खर्चा आएगा। करा सकती हो तो बोलो। 1000 रुपए का नाम सुनकर तो कम्मो परेशान हो गई और बोली, बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। होते तो मैं अपने घर नहीं चली जाती। बाबा उसके मंगलसूत्र को देखते हुए बोला, बाबा को ये मंगलसूत्र अर्पण कर दे। अगर पति ही नहीं रहेगा तो ये मंगलसूत्र किस काम का? सुनैना ने भी उसे मंगलसूत्र देने का इशारा कर दिया। बेबस कम्मो ने अंधविश्वास में आकर बाबा को मंगलसूत्र उतार कर दे दिया और वापस दुकान पर चली आई। 10 दिन बीत गए, लेकिन उसे अजय की कोई खबर नहीं मिली। जब वह दोबारा वहां गई तो तब तक बाबा वहां से भाग चुका था।
लेकिन अब हो ही क्या सकता था। कम्मो घंटों रोती रही। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग उसकी दुकान पर पीले रंग का पर्चा चिपका रहे हैं। उसने सुनैना से पूछा, दीदी ये क्या चिपका रहे हैं? पढ़ना लिखना तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि ये पर्चा चिपका कर अपने काम का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार मतलब? इस पर्चे पर इनका फोन नंबर और पता लिखा है, जिससे लोग इनकी दुकान तक पहुंच सकते हैं। कम्मो को तो जैसे एक रोशनी की किरण मिल गई हो। उसने उत्साहित होकर सुनैना से कहा, दीदी हमारा भी तो प्रचार हो सकता है ना? पर्चे पर हमारा और हमारे पति का नाम और हमारी फोटो लगी हो और आपकी दुकान का फोन नंबर, फिर तो हमारे अपने हम तक पहुंच ही जाएंगे ना? लेकिन ये होगा कैसे? दीदी हमें पर्चे छपने वालों के पास ले चलो। लगता है बावली हो गई हो, अपनी फोटो छपवा कर प्रचार कराओगी। सब तुम्हारा मुंह नहीं देख लेंगे। अब भाड़ में जाए घूंघट। इस घूंघट ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज ये घूंघट मैं हमेशा के लिए त्याग रही हूँ। मैं यही तो चाहती थी कि तुम इस कैद से आजाद होकर अपनी मंजिल तक पहुंचो। अब चलो मेरे साथ। वो दोनों प्रिंट वालों के पास गए और कम्मो के फोटो खींचकर पोस्टर बनवाए। खर्चा तो हुआ, लेकिन सुनैना ने उसकी मदद की। कम्मो, पोस्टर तो बन गए, लेकिन अब इन्हें चिपकाएंगे कहाँ? दीदी ये पोस्टर हम हर आने जाने वाली सभी बसों पर चिपकाएंगे। कोई तो हमारे मायके या ससुराल से हमें पहचानेगा और हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। सुनैना को उसकी बात सही लगी और उन्होंने सब बसों पर पोस्टर चिपका दिए। अगले दिन अजय ने बस पर वो पोस्टर देखा तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सुनैना की दुकान पर फोन मिलाया। सुनैना ने फोन उठाकर पूछा, आप कौन बोल रहे हो? मैं कम्मो का पति। कहाँ है कम्मो? कम्मो जल्दी आओ, बात करो, तुम्हारे पति का फोन है। सुनते ही कम्मो की आंखों में आंसू भर आए। वह भरे हुए गले से बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं कब से इधर उधर भटक रही हूँ। ये सब इत्तेफाक था कम्मो। मैं तुम्हें बताकर बस से शौच के लिए उतरा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा बस जा चुकी थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम तो मुझसे बहुत दूर चली गई। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम तक पहुंचने में कल सुबह हो जाएगी, तो मुझे वहीं मिलना, लेकिन घूंघट निकाल कर नहीं। मैं भी आपका बिना घूंघट के इंतजार करूंगी। अगली सुबह तक अजय कम्मो के पास पहुंच गया। वह उसे वहीं दुकान पर नाश्ता बनाती हुई मिली। कम्मो, मैं तुम्हारा पति अजय हूँ। कम्मो की आंखों में अजय को देखते ही आंसू भर आए। फिर कम्मो ने उसे सारी आपबीती सुनाई। उफ, ये घूंघट, इन्हीं परंपराओं ने हमारे देश की महिलाओं को आज भी शिक्षित होने से रोका हुआ है। उतार फेंको ये घूंघट। आज के बाद तुम घूंघट नहीं करोगी। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और इस काबिल बनाऊंगा कि तुम आने वाली मुसीबतों का सामना अकेले कर सको। ये सुनकर कम्मो बहुत खुश हुई और अजय के साथ बिना घूंघट किए अपने ससुराल चली गई। आज वह खुद को आजाद महसूस कर रही थी।